Welcome to the Commerce Professionals. So, the topic for today's discussion is Minimum Wages Act 1948. This is one of the most important industrial and factory laws which have been implemented in India, catering to the needs of skilled and unskilled workers, favoring them in favor of providing or fixing the minimum wages to be paid to them. मिनिमम वेजेस एक्ट एक इंडियन लॉ है, एक इंडियन लेजिस्लेशन है जो कि पास किया गया था इंडिया में फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिटिंग द स्किल्ड एंड द अनस्किल्ड वर्कर्स, सो दैट कोई भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। एक मिनिमम वेज रेट हम फिक्स कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर वेज रेट से कम कोई भी वेजेस एम्प्लॉयज़ को पे नहीं की जाएंगी। So the Minimum Wages Act 1948 is an act of parliament concerning the Indian labour law that sets the minimum wages that must be paid to the skilled and unskilled labourers. As I have already discussed this कि ये लेबर लॉ है एक, और ये मिनिमम वेजेस को सेट करता है विच हैज़ टू बी पेड टू द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स। ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को ये अलाउ करता है कि वो अपनी मर्ज़ी से मिनिमम वेजेस फिक्स करें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ऑल्सो दिस एक्ट इज़ अ स्टैचुटरी एक्ट। स्टैचुटरी इज़ सच काइंड ऑफ थिंग विच हैज़ टू बी फॉलोड, ओके, विच इज़ लीगल। सो अलाउड नहीं है कि आप इन मिनिमम वेजेस जो सेट की जाती हैं उससे कम में आप किसी को एम्प्लॉय करो और उससे कम वेजेस आप उसको दो। तो ये जो फिक्सेशन होती है मिनिमम वेजेस की, ये इसलिए होती है ताकि कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे देने से मना ना करे और उससे ज़्यादा काम करा के उसे कम पैसे ना दे। मीन्स सच काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विच हैज़ बीन सीन रिसेंटली, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लॉ स्टार्ट किया गया था, लॉ इम्प्लीमेंट किया था। और ये लॉ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि हमने ये लॉ सिर्फ मेल वर्कर्स के ऊपर ही फोकस करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर कवर्ड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस एक्ट। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट? ये ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉयज़ को भी कवर करता है। ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉयज़ मेनली वो होते हैं जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, मीन्स जिनको प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मिली होती या जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं बट स्टिल दे आर डूइंग मैनुअल वर्क, हथी काम करते हैं जो। एंड दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये लेबर की एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि आप लेबर को एक्सप्लॉयट ना करो। देन ये एम्पावर करता है हर गवर्नमेंट को कि वो अपने मिनिमम वेजेस फिक्स कर सकता है, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने उन रेगुलेशंस बना सकता है। एंड ये एक्ट ये भी इंश्योर करता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट हर ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर लागू होना चाहिए। Next, we will discuss the features of the act. So the first feature is fixation of minimum wages. इस particular act में minimum wages fix की जाती हैं, and वो wages जो fix की जाती हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कैसी है, आप कैसे वर्कर हो, बी यू आर अ स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर, आप अडल्ट हो, चाइल्ड हो, या आप किस लोकेलिटी में वर्क करते हो, किस लोकेलिटी में आप वर्क कर रहे हो। ऑब्वियसली इफ़ यू आर वर्किंग इन अ पोश एरिया तो वेजेस मिनिमम वेजेस विल बी मच मोर, एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन अ रूरल एरिया तो आपकी जो मिनिमम वेजेस होंगी वो थोड़ी कम होंगी। तो लोकेलिटी ऑल्सो मैटर्स। तो ये जो मिनिमम वेजेस फिक्स की जाती हैं ये किस क्राइटेरिया पे फिक्स की जाती हैं? देयर आर 3 क्राइटेरियाज। फर्स्ट इज टाइम रेट। टाइम रेट के हिसाब से मतलब कितना टाइम आपने काम किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या काम किया है, बट कितना टाइम आपने क्या काम किया है, दैट इज़ द मिनिमम रेट विच इज़ टू बी फिक्स्ड। पीस रेट का मतलब होता है कि ये टाइम मैटर नहीं करता इसमें होता है कि आपने अगर प्रोडक्शन की है या मैन्युफैक्चरिंग की है तो कितने पीसेस, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए हैं। एंड ओवर टाइम रेट वो होता है कि अगर आप अपने असाइन टाइम से ज़्यादा काम कर रहे हो तो उस केस पे आपको कैसा वेज रेट मिला जाएगा। तो इट इज़ अ मिनिमम रेट विच इज़ फिक्स्ड बाय द ओवर टाइम डन बाय द लेबर। जो ओवर टाइम करता है काम, एक असाइन टाइम से ज़्यादा टाइम तक काम कर रहा है, उसको ओवर टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट फीचर इज़ द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस। क्या प्रोसीजर है कि किस तरीके से आप फिक्स करते हो वेजेस एंड हाउ द मिनिमम वेजेस आर रीन्यूड, बिकॉज इन्फ्लेशन इज़ गोइंग अप, इन्फ्लेशन आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो देयर इज़ अ नीड टू रिवाइज द मिनिमम वेजेस। ये नहीं कि एक बार आपने मिनिमम वेजेस सेट कर दी तो वो वैसे ही रहेंगी। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द कंट्री कि इस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये वेजेस रिवाइज होती रहती हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो
कुछ कमेटीज़ और सब कमेटीज़ अपॉइंट करती हैं जो कि इस मिनिमम वेजेस को फिक्स या रिवाइज करती हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो मिनिमम वेज फिक्सेशन जो उन्होंने की है ये न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करती है, ताकि हर किसी को, हर एम्प्लॉयर को पता लगे कि उसने इतनी मिनिमम वेजेस देनी ही देनी है। एंड ये पब्लिकेशन 2 महीने पहले हो जानी चाहिए जब से ये एप्लीकेबल होंगी। लागू होने से 2 महीने पहले ही ये जो मिनिमम वेजेस फिक्स की गई हैं ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जानी चाहिए। एंड अगर किसी एम्प्लॉयर को कोई दिक्कत आती है तो वो इस पब्लिकेशन के बाद, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बाद अपना इशू रख सकता है। एंड अल्टीमेटली जब प्रॉपरली फिक्स हो जाता है तो ये सारी वेजेस की जो रेट्स हैं और जो सारी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी पब्लिश कर दी जाती है ऑफिशियल गैजेट में। देन इज़ द फिक्सेशन ऑफ डेली वर्किंग आवर्स। तो जो डेली वर्किंग आवर्स हैं वो भी फिक्स किए जाते हैं कि कितना टाइम, क्या मतलब कितने टाइम को आप करोगे असाइन कि इस पर्टिकुलर टाइम तक काम करने के आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो व्हाट इज़ द फिक्सेशन ऑफ द डेली वर्किंग आवर्स। तो डेली वर्किंग आवर्स में आपने टाइम टू टाइम इंटरवल बताने हैं, लाइक 9 to 5 और 9 to 9, व्हाट विल बी द टाइमिंग ऑफ द जॉब। द फिक्स्ड पीरियड मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द डे ऑफ रेस्ट। ऑब्वियसली 7 दिनों में 1 दिन रेस्ट का भी होना चाहिए। कोई भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, 1 day रेस्ट इज़ कंपल्सरी। Next is the provision for payment is capped if the worker works on the day of rest. तो अगर वो काम करने के टाइम पे ऑब्वियसली रेस्ट कर रहा है तो उसकी आप वेजेस को भी रख सकते हो। देन इज़ द ओवर टाइम रेम्यूनरेशन। ओवर टाइम रेम्यूनरेशन में यही है कि इफ़ द एम्प्लॉय इज़ वर्किंग मोर देन द टाइम असाइन टू हिम, देन उस केस में आपने उसको ओवर टाइम की पेमेंट करनी है। उस टाइम पे आपने उसको एक्सेस पेमेंट करनी है फॉर एवरी आवर, हर घंटे के हिसाब से उसको पेमेंट करनी है। नेक्स्ट इज़ द मेथड ऑफ पेमेंट। कैसे पेमेंट होनी है, अगर आपकी फैक्ट्री में 1000 या 1000 से कम वर्कर्स हैं तो आपने जो वेजेस पे करनी है वो महीना ख़त्म होने के 7 दिनों के अंदर अंदर पे कर देनी है। लाइक इफ़ द मंथ एंड्स ऑन जनवरी 31 जनवरी, तो उस जनवरी महीने की जो भी सैलरी है यू हैव टू पे टू दैट एम्प्लॉई अप टू 7 फरवरी। महीना ख़त्म होने के 7 दिन बाद तक आपने वो पेमेंट कर देनी है। एंड अगर एम्प्लॉई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको 10 दिनों के अंदर अंदर महीना ख़त्म होने के बाद पेमेंट करनी है। तो सेम चीज़ अगर 1000 से ज़्यादा है तो जैसे 31 जनवरी को हमारा मंथ एंड हुआ है तो उस केस में हमें 10 फरवरी तक उनको पेमेंट कर देनी है। और अगर कोई वर्कर डिस्चार्ज हो जाता है, मीन्स ही इज़ बीइंग डिसएलोकेटेड फ्रॉम द वर्क, उसको वर्क से निकाला गया है, तो उसका जितना भी क्लेम है वो आपको 2 दिनों के अंदर अंदर उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी सैलरी जितना उसने काम किया है। नेक्स्ट इज सम काइंड ऑफ डिडक्शंस। जो भी वेजेस पे की जाती हैं उसमें से कुछ एम्प्लॉयर्स डिडक्शंस कर लेते हैं, काट लेते हैं पेमेंट्स। वो डिडक्शंस कौन कौन सी हो सकती हैं, कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी। फ़ाइन कैन बी कि अगर वो पर्सन लेट आया है, एम्प्लॉय लेट आया तो एम्प्लॉयर फ़ाइन काट सकता है, फ़ाइन चार्ज कर सकता है और उसकी वेजेस में से काट सकता है। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर वो छुट्टी कर लेता है बिना बताए या जो असाइंड हॉलीडेज़ होती हैं वो उससे ज़्यादा छुट्टियाँ कर लेता है तो ऑल्सो तब भी डिडक्शन हो जाती है वेजेस में से। देन इज़ डैमेज और लॉस टू द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्ट्री। अगर उन्होंने कोई फैक्ट्री की प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया है उस केस में भी एम्प्लॉयर पैसे काट सकता है। इंस्टॉलमेंट ऑफ एनी लोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने कोई लोन दिया है एम्प्लॉय को एंड ये बात हुई है दोनों के बीच में कि आपकी सैलरी में से इतना पोर्शन कट जाएगा फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू, तो वो जो इंस्टॉलमेंट है वो भी एम्प्लॉयर काट सकता है। एंड द लास्ट इज इनकम टैक्स डिडक्शन। ऑब्वियसली सैलरी के ऊपर टैक्सेस पे होते हैं, इनकम टैक्स पे होता है गवर्नमेंट को, तो वो अगर एम्प्लॉयर पहले से ही काट रहा है, एम्प्लॉय को पे करने की ज़रूरत नहीं है बाद में जाके, एम्प्लॉयर अपनी गिवन सैलरी में से ही वो काट के एम्प्लॉय का नाम का गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। ऑब्वियसली प्रॉपरली आपने सारे रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं एंड कोई भी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी आके उन रजिस्टर्स को चेक कर सकती है एंड दैट पर्टिकुलर रजिस्टर or the registers must be available at every time during the working hours of the office। कभी भी आके आपकी चेकिंग हो सकती है। और उन रजिस्टर्स में आपने क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है कि आप हर वर्कर को कितना वेजेस दे रहे हो, क्या क्या आपने उन वर्कर्स के वेजेस में से डिडक्शंस रखी हुई हैं, एक्चुअली कितनी वेजेस पे हुई हैं एंड कब पे हुई हैं,
किस किस वर्कर ने ओवर टाइम किया है एंड कितने वर्कर्स ने या किस किस वर्कर ने कब कब छुट्टी ली है, लीव ली है, हॉलीडे ली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उन रजिस्टर्स में, उन रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके रखनी है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंस्पेक्शन हो सकती है, तो इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और ये इंस्पेक्टर्स ये इंश्योर करते हैं कि जैसा काम बोला गया है वैसा हो रहा है कि नहीं। दे एक्चुअली कम एंड विजिट योर फैक्ट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे काइंड ऑफ चेक वेदर द वर्क इज बीइंग प्रोसीडेड इन द सेम वे एज डिटर्मिन्ड और नॉट। तो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, वो आपके प्रेमिसेस यानी आपकी जगह पे आके कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है रिगार्डिंग द मिनिमम वेज रेम्यूनरेशन, कि एक्चुअली आप मिनिमम वेजेस पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वो इंस्पेक्शन कैसे भी हो सकती है, किसी भी एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन कर ली, या ओवरऑल जो यूनियंस होती हैं एम्प्लॉयज़ की उनसे बात कर ली, तो ऐसे इंस्पेक्टर कर सकते हैं। और इंस्पेक्टर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, दे कैन एग्जामिन एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल्सो वो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने एम्प्लॉयर ने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, रजिस्टर्स बनाए हुए हैं एंड उसमें उसमें कोई गलती दिख गई है इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर वो सारे डॉक्यूमेंट्स सीज भी कर सकता है, मीन्स अपने कंट्रोल के अंडर रखवा सकता है। वो ऑर्गेनाइजेशन से वो डॉक्यूमेंट्स ले सकता है या उनकी कॉपीज़ ले सकता है, तो उसमें इंस्पेक्टर को कोई भी रोकेगा नहीं ये काम करने से। एंड द लास्ट आर द पेनल्टीज़, कि अगर एम्प्लॉयर कोई भी ऐसी प्रोविज़न नहीं मानता जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, तो उस केस में उसको 6 महीने की जेल हो सकती है या 500 रुपये फ़ाइन हो सकता है, और बोथ जेल भी और फाइन भी। So this was the overview of the Minimum Wages Act 1948. If you have any doubts, you can write it on the comment section. Thank you for watching this video and keep sharing.